जुमलों की सरकार अब चलने वाली नहीं है। जो माननीय बहन जी के जो मिशन के आधार पर जो पार्टी चला रही है बीएसपी को, उसी की सरकार बननी निश्चित है, क्योंकि बहन जी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है सिद्धांत। ऐसा नहीं है कि बहन जी फ्री में नहीं देती। बहन जी लेकिन क्या देती है? बहन जी स्कॉलरशिप देती है बच्चों को। बहन जी एजुकेशन के लिए विभाग इंस्टीट्यूट्स बना के देती है। बहन जी जो है आवास देती है। तो अगर देखा जाए तो बहन जी भी इस प्रकार से जो ड्यूटी बनती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से पार्ट 4 के अंदर जो लिखा गया है डॉक्टर प्रिंसिपल को लेकर के, बहन जी उन पे काम करती है। लेकिन ये जो लोग हैं ये समाज को फिर से अधीन करने के पर्पज से काम करते हैं। तो उनकी इंटेंशन में बहन जी की इंटेंशन में बहुत बड़ा अंतर है। तो अगर रोजगार की बात करें, किसी की बात करें और उसके ऊपर हम लोग जान माल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जान माल जो है वो बसपा सरकार में सुरक्षित है। तो इस बात को मुस्लिम भी समझ चुका है, हिंदू भी समझ चुका है, और इस आधार पर 5वीं बार बसपा सरकार बन रही है कि भाजपा को बसपा हराएगी, समाजवादी पार्टी का नाम दूर दूर तक नहीं है। तो उसी प्रकार से चौथी तरफ से हम लोग चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने चारों तरफ से भाजपा को घेर लिया है और चारों खाने चित करेंगे 2022 में। अब 5वीं बार बहन जी को सीएम। हम लोग हैं लखनऊ के अंदर और हमारे साथ हैं डॉक्टर जयप्रकाश, जो लगातार निकले हुए हैं, जिन्होंने घर बार अपना सब कुछ छोड़ा हुआ है सिर्फ 2022 के अंदर बसपा सरकार बनाने के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से आप ग्राउंड स्तर पर जा रहे हैं, जगह जगह कैडर ले रहे हैं, घर घर जाके लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से बन पाएगी अब की बार बसपा सरकार? देखिए सर, जैसे हम लोग जा रहे हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि जिन लोगों में वो लोग अपना वर्ड यूज कर रहे हैं कि जिन लोगों में जंग लग गया था, वे लोग से उनका जंग हट गया है और उन्होंने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। नंबर 2, जिन लोगों का मनोबल टूट गया था, उन लोगों का मनोबल फिर से बढ़ गया है, क्योंकि रोड पे भी दिखना बहुत ज़रूरी था। तो जब उनके सामने से डीजे बजता हुआ, शहर के मेन हेडक्वार्टर से डीजे बजता हुआ बीएसपी का काफिला, बाइक से भरा हुआ काफिला, झंडों से सजा हुआ काफिला जब निकलता है, तो उन लोगों का ये एकदम से मन गदगद हो जाता है और वो ये कहते हैं कि भाई अब हमको लगता है कि रोड पे बीएसपी आई है तो 100% सरकार बनेगी। जी बिल्कुल, आपने बोला 100% सरकार बनेगी। और जिस तरीके से जंग लग गया था बहुजन समाज के जो लोग थे या लोग समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन बहुत सारे जो चैलेंज हैं वो बहुजन समाज के लोगों के सामने हैं। जिस तरीके से आज बहन जी ने कहा कि केजरीवाल का नाम भी लिया, फ्री के मुद्दों की बात भी करी, तो इन मुद्दों से किस तरीके से लड़ाई करेंगे आप? क्योंकि लोगों को अगर फ्री में कुछ मिल रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई बुराई नहीं है, तो इन मुद्दों को कैसे आप कन्वर्ट कर पाएंगे सीधे सीधे वोट के अंदर, वह बताएं। देखिए, अगर हम देखें तो उनका फ्री देने का जो उद्देश्य है वो है समाज को गुलाम बनाना। ऐसा नहीं है कि बहन जी फ्री में नहीं देती। बहन जी लेकिन क्या देती है? बहन जी स्कॉलरशिप देती है बच्चों को। बहन जी एजुकेशन के लिए विभाग इंस्टीट्यूट्स बना के देती है। बहन जी जो है आवास देती है। तो अगर देखा जाए तो बहन जी भी इस प्रकार से जो ड्यूटी बनती है, जो गवर्नमेंट की तरफ से पार्ट 4 के अंदर जो लिखा गया है डॉक्टर प्रिंसिपल को लेकर के, बहन जी उन पे काम करती है। लेकिन ये जो लोग हैं ये समाज को फिर से अधीन करने के पर्पज से काम करते हैं। तो उनकी इंटेंशन में बहन जी की इंटेंशन में बहुत बड़ा अंतर है। तो बहन जी का ये कहना है कि आप लोग जो है टेम्परेरी लाभ को ना देख करके आप परमानेंट लाभ को देखें। टेम्परेरी लाभ से आप गुलामी की तरफ जाएंगे और परमानेंट लाभ से आप जो है आज़ादी की तरफ जाएंगे आप लोग। जी, यूँ तो बहन जी भी लगातार लोग बोलते हैं कि बहन जी धरने प्रदर्शन नहीं करती हैं, और बहन जी के स्टेटमेंट भी इस पर आते हैं कि मैं इसलिए धरने प्रदर्शन नहीं करती हूँ। वो सीधा सीधा बोलती हैं, मुझे एक आदमी की लड़ाई नहीं लड़नी है, मुझे देश के तमाम उन सैकड़ों को लाखों लोगों की लड़ाई लड़नी है जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा डॉक्टर साहब कि जिस तरीके से आप लोगों के पास जा रहे हैं, तो क्या लोगों के मन के अंदर लग रहा है? और हर एक आदमी अपनी सरकार बनाने की बात कर रहा है, चाहे वो केजरीवाल हो, उनका ज़मीनी स्तर कुछ नहीं है, बेस कुछ नहीं है उत्तर प्रदेश के अंदर। कांग्रेस का वजूद ख़त्म होता नज़र आ रहा है। बीजेपी अपने उसमें पूरी ताकत से दिखाने झोंकने में लगी हुई है। सपा भी अपनी ताकत पे है, सभी अपनी सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। और आपके कई वीडियो हमने देखे हैं जिनके ऊपर आप पूरा तरीके से एनालिसिस दिखाते हैं, यहाँ समीकरण से बसपा सरकार बनाते हैं। तो मैं चाहूँगा कि एक वो एनालिसिस आप हमारे दर्शकों को, जो आपको देश दुनिया के लाखों लोग आज आपको देख रहे हैं, वह बताएं कि किस तरीके से बन रही है बसपा सरकार 2022 के अंदर। देखिए सर, यहाँ अगर हम लोग मोटी बात करें, क्योंकि वो बहुत लंबी बात हो जाएगी, मोटी बात करें, जैसे समाजवादी पार्टी जो है सबसे ज़्यादा
मुस्लिम समाज के लोगों को अपने पक्ष में लेकर के सरकार बनाने का प्रयास करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा मुस्लिम भाई मारे गए। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है सत्ता में, तब भाजपा को लाभ हुआ है। क्यों हुआ है? समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम झगड़े हुए। हाँ, हिंदू मुस्लिम के झगड़े से सबसे ज़्यादा जो लाभ होता है वो भाजपा को होता है। लेकिन जब बीएसपी की सरकार आई है तो तब भाजपा कमज़ोर हुई है। क्यों? क्योंकि बीएसपी की सरकार में झगड़े नहीं होते हैं, तो ना होने की वजह से भाजपा को लाभ नहीं मिलता है। मैं कह रहा, हमारा यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सबसे ज़्यादा मुस्लिम मारे जाते हैं और हिंदू, और भाजपा की सरकार में सबसे ज़्यादा हिंदू मारे जाते हैं। लेकिन बीएसपी की सरकार में किसी को नहीं मारा गया, किसी को नुकसान नहीं हुआ। तो अगर रोजगार की बात करें, किसी की बात करें और उसके ऊपर हम लोग जान माल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा जान माल जो है वो बसपा सरकार में सुरक्षित है। तो इस बात को मुस्लिम भी समझ चुका है, हिंदू भी समझ चुका है, और इस आधार पर 5वीं बार बसपा सरकार बन रही है। डॉक्टर साहब, बसपा ने अपनी रणनीतियों को बदला है, ज़मीनी स्तर पर बहुत सारे कार्य कर रही हैं, आप भी लगे हुए हैं, बिना पद के आप लगातार निरंतर कार्य कर रहे हैं, दल बल के साथ लगे हुए हैं, सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप लोगों से जुड़े जा रहे हैं। राजभर जी को लगाया ओबीसी समाज के लिए, प्रबुद्ध सम्मेलन के लिए सतीश मिश्रा जी को लगाया है, आकाश आनंद जी को भी जोड़ा है युवा चेहरे के तौर पे। तो ये कहाँ तक आप भी लगे हुए हैं, तो ये सारे चेहरे कितना काम करते हुए नज़र आ रहे हैं? मुस्लिम के लिए भी चेहरों के लिए बहुत हैं। मीडिया पे लोग बोलते थे कि मीडिया अधिकतर दिखाई नहीं देती है, तो मीडिया के लिए भी उन्होंने 4-5 चेहरे दिए हैं। तो ये सारे चेहरे कितना रंग दिखा पाएंगे 2022 के अंदर? और 2022 अभी आया नहीं है, लोगों ने 24 की भी तैयारी कर दी, तो 22 और 24 का जो आकलन है किस तरीके से पूरा होता है, हवाओं में रहता है, ज़मीनी स्तर क्या है, वह बताएं। देखिए, अगर हम लोग देखें कि माननीय बहन जी ने सबसे पहले प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम से मुख्य रूप से ब्राह्मण टच वाला जो है प्रोग्राम शुरू किया। उसके बाद इसी प्रबुद्ध और सफलता हासिल हुई। जितने भी प्रोग्राम मिश्रा जी ने किए वो सारे सफल हुए। तो उसके बाद में जो है फिर भाजपा ने प्रयास किया, वो फेल हुए, बीच में प्रोग्राम छोड़ने पड़े। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने प्रयास किया, उन्होंने प्रबुद्ध नाम दिया दोनों ने, उसके बाद में छोड़ने पड़े। इसका मतलब ये बात साफ स्पष्ट होती है कि ब्राह्मण समाज का जो रुख है वो बसपा की तरफ है। उधर भीम राजभर की अगर हम बात करें, जो उन्होंने काम जो शुरू किया है, तो ओबीसी समाज का सबसे ज़्यादा उसका संबंध जो है वो ज़मीन से है, वो खेती से है। तो 3 काले कानून के नाम पर जो उनकी ज़मीन छिन रही है, तो उसको लेकर के वो भी रुष्ट हैं। और जो है, जो वोट मुस्लिम समाज के लोग जो वोट देते थे बीएसपी को, वो तो देंगे ही देंगे, लेकिन जो समाजवादी पार्टी को देते थे उनको आज आभास होने लगा है कि भाजपा को बसपा हराएगी, समाजवादी पार्टी का नाम दूर दूर तक नहीं है। तो उसी प्रकार से चौथी तरफ से हम लोग चल रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने चारों तरफ से भाजपा को घेर लिया है और चारों खाने चित करेंगे 2022 में। अब 5वीं बार बहन जी को सीएम। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं वैसे वैसे जुमले भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाते हैं, हवाएं भी बदलने लग जाती हैं। और बहन जी ने आज बहन जी के चेहरे की स्माइल और बहन जी के तेजस्वी बता रहा था, और बहन जी जिस भाव से बोल रही थी, उन्होंने कहा था कि आपको इस वक्त बहकने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने बंगाल का उदाहरण भी दिया, ममता जी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी यहाँ पर जीत रही थी, लेकिन वो पूर्ण रूप से साफ होती हुई नज़र आई है। तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश के अंदर भी यह चीज़ें नज़र आ पाएंगी, जिस तरीके से बहन जी का तेजस्वी चेहरा बोल रहा था? और उन्होंने कहा था कि जनता को इस वक्त बिल्कुल भी डगमगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपना ध्यान और धैर्य बना के रखें। देखिए, जैसे आपने बात कही जुमले की, हर एक चीज़ की एक सीमा होती है। बहन जी कभी भी अपने सिद्धांत के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करती। उनका मतलब ये है कि चाहे सरकार बने चाहे ना बने, लेकिन मैं समाज के साथ कभी भी झूठा वादा नहीं करूँगी। मैं काम तो करके दिखा दूंगी, लेकिन झूठा वादा नहीं करूंगी। रही बात उनकी जुमलों वाली, उसकी एक सीमा है, हर एक व्यक्ति की सीमा है। तो इसलिए जुमले वाली जो सरकारें हैं, वो उनकी भी दौर था, वो चला गया। सभी लोग परेशान हैं, जिन्होंने वादे किए कि हम महंगाई कम करेंगे, वो करेंगे, बल्कि 4 गुना बढ़ गई। जो लोग आज की डेट में लगभग 80% लोग दवाई यूज करते हैं, चाहे किसी भी रूप में यूज करते हैं, उसकी जो कीमत है वो 5 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। अगर रेट हम पेट्रोल का देखें, डीजल का देखें, किसी का भी देखें, सब्जी का देखें, तेल का देखें, तो इस आधार पर लोग जो है, आम जनमानस भी परेशान है। जो बुद्धिजीवी जो वर्ग है, जिसको रोज़गार नहीं मिल रहा है, एजुकेशन नहीं मिल रही है, जो बिल्कुल ठप कर दी जा रही है, तो इसलिए सभी लोग परेशान हैं। तो जुमलों की सरकार अब चलने वाली नहीं है। जो माननीय बहन जी के जो मिशन के आधार पर जो पार्टी चला रही है बीएसपी को, उसी की सरकार बननी निश्चित है, क्योंकि बहन जी कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करती है सिद्धांतों के साथ। डॉक्टर साहब, मैं आखिरी सवाल करना चाहूँगा। बहन जी ने एक बात और बोली कि इस वक्त जो है, जब वैसे मैनिफेस्टो नहीं होता है बीएसपी का, आप भी लगातार इस पर बोलते रहते हैं, घोषणा पत्र नहीं होता है बसपा का, लेकिन बातों ही बातों में बहन जी ने बहुत सारे कार्यों की सूची बना दी और बता दिया कि इन सारे कार्यों को हम लोग करेंगे और हमारी सरकार आती है। तो हम आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बसपा से ज़मीनी स्तर से जुड़े
हुए हैं आप, तो आपके अगर बसपा सरकार आती है तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो अधूरे रह गए हैं जो पूरे होंगे? देखिए, जैसे कि बहन जी ने कहा कि अगर मैनिफेस्टो की बात की जाए तो ऐसा नहीं है कि अब जो माननीय बहन जी जो मैनिफेस्टो जारी कर रही हैं, छोटा मोटा जो निकाल रही हैं, उससे पहले नहीं था। उससे पहले बहन जी कहती थी कि संविधान हमारा मैनिफेस्टो है। रियलिटी में तो बात तो यही है। ये तो इसलिए बहन जी को देने पड़ रहे हैं क्योंकि जो लोग जो ना इसको लाइक करते हैं चीज़ों को, मैनिफेस्टो को। तो इसी प्रकार से माननीय बहन जी ने कहा है कि भाई जो हमने सब अपने जो बहुजन मूवमेंट से जुड़े हुए महापुरुषों का जो हमने स्मारक बनाए, अब हम उससे थोड़ा सा और आगे बढ़ करके सब समाज के महापुरुषों का हम स्मारक बनाएंगे। एजुकेशन के बारे में बहन जी ने कहा है, रोजगार के बारे में कहा है कि आप निकाल के देखिए, सबसे ज़्यादा रोजगार बीएसपी सरकार ने दिया है। तो इस प्रकार से बहन जी ने कहा कि जो आपको चाहिए, जो आप उम्मीद करते हैं, हम वो देंगे ही, लेकिन उससे ऊपर आपके बच्चों को शिक्षा, रोजगार भी देंगे, स्वास्थ्य भी देंगे, सुरक्षा भी देंगे। तो इस प्रकार से बहन जी जो है इन चीज़ों को जारी कर रही है। आपकी बहन जी ने एक बात और बोली है जो बड़ी तेज़ी से वायरल हो रही है, वो ये है कि बहन जी ने कहा है कि अगर किसी भी विधानसभा के अंदर कोई ढंग का कार्य होता हुआ नज़र नहीं आएगा तो मैं खुद जाकर उसको विजिट करूंगी। तो ये लगता है कि बहन जी इस स्तर पर जाके कार्य कर पाएंगी? हाँ, बहन जी का हमेशा ये रहा है। जब भी बहन जी को ख्याति प्राप्त हुई थी, एज ए सीएम होते हुए भी बहन जी जो है गाँव गई हैं। गाँव जाने का जो दौर जो शुरू किया है, ये मान्यवर साहब कांसीराम और बहन जी ने किया है। इससे पहले ये लोग अपने दिल्ली में बैठ के चुनाव लड़ते थे, अपने ऑफिस में बैठ के चुनाव लड़ते थे, प्रधानों से बात करके चुनाव लड़ते थे। उस चीज़ को ख़त्म किया तो माननीय बहन जी ने किया है। तो इसलिए माननीय बहन जी का ये बात बिल्कुल ठीक है, लोग विश्वास भी करते हैं। और इसीलिए अब बिल्कुल अब बहुत बड़ा अब फोकस है इस चीज़ पे कि टिकट बहुत सोच समझ के दिए जाएंगे, यूथ को ध्यान में रख करके दिया जाएगा, और जो ना उसको सब काम देखा जाएगा कि समाज में उसका क्या स्थान है। ये चुनाव से पहले भी, चुनाव के बाद भी इस चीज़ पर ध्यान रखा जाएगा, माननीय बहन जी ने जो कहा है। जी, एक बड़ा टेढ़ा सवाल है डॉक्टर साहब कि कई बार आप विवादों में आ जाते हैं, तो कोई नाराज़गी है आपको बसपा से या नहीं है, और ये पटका बसपा का ही रहेगा या बदल सकता है? ये तो देखो चेहरे पे लिखा होता है। ये चेहरे की मुस्कान, जैसे बहन जी ने आपने कहा भी, आप बहन जी बड़ा तेज़ था उस पे चेहरे पे, तो ये चेहरे की मुस्कान बताती है कि मैं उस मिट्टी का बना हुआ हूँ कि शायद कोई मुझको घोल नहीं सकता पानी में। और मैंने तो लोगों से कहा है अभी भी कि आप जो हमसे जो बुजुर्ग जो लोग थे, जिन्होंने साहब का साथ दे करके, बहन जी का साथ दे करके सीएम बनाया, आप हमें आशीर्वाद दो। हम यूथ जो टीम है पूरे देश की, हम आपको वचन देते हैं कि आपने हमको सीएम दिया, उसके बदले में हम आपको पीएम देंगे, क्योंकि असली औलाद वो होती है जो अपने बाप के काम को आगे बढ़ाती है। मेरा आखिरी सवाल ये था कि बसपा का जो आपने पटका पहना हुआ है यही रहेगा या बदल जाएगा? देखो, मुझे तो अब पता चला कि इसमें कितनी कीमत है। 3 साल बाद इसकी कीमत भी, ताकत तो है ही है, इसकी कितनी कीमत है। आज इस पटके की देन है कि मैं 10 लाख रुपए प्रति महीने खर्च करता हूँ। कितनी बड़ी बात है। इस यात्रा का आप खर्चा उठा के देखेंगे, 10 लाख रुपए प्रति महीने में खर्च करता हूँ। ये इस पटके की देन है। अगर मैं इसको हटा दूंगा मैं भूखा मर जाऊंगा, और कोई व्यक्ति भूखा मरना नहीं चाहता। मैं ज़िंदगी भर इस पटके को कभी नहीं छोड़ूंगा जब तक बहन जी के सांस में सांस। बसपा से कोई नाराज़गी तो नहीं है? हैं, क्योंकि अधिकतर कई बार रहता है कि जैसे आपके ऊपर एफआईआर हो गई, नाराज़गी हो गई, पैसों को लेके भी विवाद रहा, तमाम मुद्दे रहते हैं। तो कोई, मैं आपसे जानना चाहूँगा आपकी कोई नाराज़गी है या नहीं है, क्योंकि देश दुनिया के लोग आपको देख रहे हैं, क्या कहना चाहिए? अच्छा सर, आप बताइए, आप जो लोग बहन जी ने पार्टी से बाहर निकाले या निकले, आप जरा उस पर स्टडी कीजिए कि कितने दिन के बाद वो किसी दूसरी पार्टी में चले गए। आप स्टडी कीजिए। दूसरी पार्टी का मतलब या तो बहन जी का विरोध किया, या अपनी पार्टी बनाई, या किसी दूसरी पार्टी में चले गए। ये तीन टाइप के जो लोग जो रहे हैं, वो बहन जी के द्वारा निकालने के बाद कितने दिन के बाद इस काम को शुरू कर देते हैं? 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, इतने दिन वो अपना काम शुरू कर देते हैं। मुझको 3.25 साल हो गए हैं। तो इसका मतलब मैंने उस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है, और मैं उस रिकॉर्ड को भी तोड़ूंगा। जो ये सोचते हैं कि जो है कि साहब कांसीराम जैसे जो निकले थे, मैं उनके रास्ते पे पूरी तरह चलूँगा। जिस प्रकार से जो आशा जो टूट गई थी साहब से पहले, जो लोग बिक गए थे, बीपी मौर्या जी जैसे जो लोग थे, संगप्रिया गौतम, कापड़े, ठावरे, ये जो लोग थे, उसके बाद साहब कांसीराम जी ने आशा बना करके समाज के बीच में आए, उम्मीद लेकर के। मैं पूरे समाज को वचन देता हूँ कि मुझको आप चाहे कितना ही कुछ भी करते रहना, कैसे करते रहना, लेकिन मैं साहब कांसीराम जी के एक भी रास्ते से नहीं भटकूंगा, और आपको इस देश का पीएम बना के दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है समाज के साथ। जयप्रकाश जी ने बताया है कि आपके हम बहन जी को सीएम के बाद पीएम बनाएंगे, और यह जयप्रकाश जी का वचन है। धन्यवाद आपका सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।